Hi everybody, welcome to this lecture of alternating current. Guys, the first question of this chapter is as follows. At very high frequencies, the effective impedance of the given circuit will be dash ohms. So guys, हमारे सामने जो सर्किट है हमें इसका इफेक्टिव impedance निकालना है. So people, to solve this question, we need to use two formulas. The first formula is of capacitive reactance, and this formula is Xc is equal to 1 upon omega c. And guys, the other formula is of inductive reactance, which is given by Xl is equal to omega L. So let's use these two formulas and let's look at the solution of this question in the next slide. Yes students, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, the value of Xc tends to 0 and the value of XL tends to infinity at very high frequency. Guys, इसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. Guys, the formula for Xc was 1 upon omega c. इसका मतलब एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यहां पे जो डिनोमिनेटर है ओमेगा सी उसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ओमेगा विल बिकम एक्सट्रीमली हाई. एंड गाइस, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो आपका जो ओवरऑल वैल्यू है इट विल टेंड टू जीरो. इसी वजह से Xc टेंड्स टू जीरो. सिमिलरली गाइस, द फॉर्मूला फॉर XL इज ओमेगा L. तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ XL विल बी एक्सट्रीमली हाई, विच मीन्स XL विल टेंड टू इंफिनिटी. लेकिन गाइस, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं. गाइस, इफ द वैल्यू ऑफ Xc टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब यह है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है या फिर जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है वो जीरो हो चुका है. इसका मतलब जहां जहां कैपेसिटर था ओरिजिनल सर्किट में वहां पे हमारे को क्लोज सर्किट करना है. इसका मतलब उसमें से फुल करंट फ्लो होगा. ऑन द अदर हैंड, बिकॉज द वैल्यू ऑफ XL टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है या फिर जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इंफिनिटी हो चुकी है. एंड गाइस, अगर वैल्यू इंफिनिटी हो चुकी है तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा एंड देयरफॉर जहां जहां इंडक्टर था वहां पे हमारे को ओपन सर्किट करना है. सो गाइस, आप यहां डायग्राम में देख सकते हो कि जहां जहां कैपेसिटर था वहां पे हमने शॉर्ट सर्किट किया है, इसीलिए यहां पे SC लिखा है, यानी कि हमने सर्किट को क्लोज कर दिया. एंड गाइस, जहां जहां इंडक्टर था वहां पे हमने OC लिखा है, यानी कि हम लोगों ने सर्किट को ओपन कर दिया है, वहां से हम कोई भी करंट पास नहीं करवा रहे. सो गाइस, इस तरह से सर्किट को मॉडिफाई करके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है. सो लेट्स लुक एट द ईजियर डायग्राम इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख सकते हो द फाइनल सिंप्लीफाइड सर्किट ऑफ दिस क्वेश्चन. गाइस, आप यहां नोटिस कर सकते हो कि जहां जहां कैपेसिटर था वहां पे हमने सर्किट को क्लोज कर दिया है एंड जहां जहां इंडक्टर था वहां पे हमने सर्किट को ओपन कर दिया है. अब गाइस, ये जो फाइनल सर्किट है इसमें आपके पास देयर आर टू रेजिस्टेंस विच आर इन पैरेलल विथ ईच अदर. ये दोनों रेजिस्टेंस 2 ohms के हैं. एंड गाइस, ये जो दोनों रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 1 ohm के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है. अब गाइस, आपको पता है कि नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं व्हेन यू हैव पैरेलल एंड सीरीज. उसका कैलकुलेशन आप यहां नीचे देख सकते हो. गाइस, जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2. एंड गाइस, ये जो आंसर है ये हम लोग 1 में ऐड करेंगे बिकॉज दीज टू कंपोनेंट्स आर इन सीरीज विथ ईच अदर. तो आपका R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 विच कम्स आउट एज 2 ohms. तो ये आपका फाइनल आंसर है. I hope you had a lot of fun learning this first question. Let's move ahead to the second question. Yes, students, the second question of this chapter is as follows. An AC circuit has an inductor and a resistor of resistance R in series such that XL is equal to 3R. Now, a capacitor is added in series such that Xc is equal to 2R. Guys, the ratio of the new power factor with the old power factor of the circuit is √5:X. What is the value of X? So guys, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू नो टू फॉर्मूलाज. Guys, the formula of power factor is given by cos phi is equal to R by Z, where guys Z is known as impedance, and this is the second formula. Z is equal to under root of R square plus XL minus XC whole square.
So let's use these two formulas and let's look at the solution in the next slide. Yes students, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, the formula of power factor is given by cos phi is equal to r by z. तो गाइस फर्स्ट केस में द वैल्यू ऑफ एक्स सी विल बी इक्वल टू जीरो. इसका रीजन गाइस बहुत सिंपल है. स्टार्टिंग में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसीलिए हम एक्स सी का वैल्यू जीरो लेंगे. तो आप यहां कैलकुलेशन देख सकते हो. cos phi 1 is equal to r by z1 where z1 is written as under root of r square plus xl minus 0 whole square. तो गाइस आप यहां देख सकते हो कि हमने xc का वैल्यू जीरो लिया है. अब गाइस अगले स्टेप में आपको xl का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है विच इज 3r और आपका जो पावर फैक्टर है उसका आंसर आ जाता है 1/√10. तो गाइस ये केस 1 का कैलकुलेशन हो गया. नाउ लेट्स ऑब्जर्व केस 2. गाइस केस 2 में हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हैं. ऐसे केस में गाइस आपका जो पावर फैक्टर है वो हो जाएगा cos phi 2 इक्वल टू r by z2 वेयर z2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2r होल स्क्वायर. सो गाइस आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमने XL का वैल्यू 3r और XC का वैल्यू 2r सब्स्टिट्यूट किया है. गाइस इसको सब्स्टिट्यूट करके आपको नया पावर फैक्टर मिल जाएगा एज 1/√2. नाउ गाइस हमें रेशियो लेना है एंड आफ्टर टेकिंग दिस रेशियो यू विल फाइंड द आंसर ऑफ द रेशियो ऑफ पावर फैक्टर एज √5:1, यानी कि गाइस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. सो गाइस इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन. यस स्टूडेंट्स, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज एज फॉलोज. द अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ गिवन सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू √42 sin 2 pi by capital T into small t plus 10 amperes. The RMS value of this current is dash amperes. गाइस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसके पीछे का फिलॉसफी आपको बता देता हूं. गाइस यहां पे जो करंट है इसके दो कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट इज एन अल्टरनेटिंग कंपोनेंट विच इज गिवन बाय √42 sin ओमेगा टी. एंड गाइस जो सेकेंड कंपोनेंट है विच इज 10 एम्पियर्स, ये डायरेक्ट करंट है. तो हमारे को नेट आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का जो आरएमएस वैल्यू होगा उसके स्क्वायर का एडिशन करना होगा और फिर उसका अंडर रूट लेना होगा. वापस से एक बार बता देता हूं. नेट आई आर एम एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई आर एम एस 1 का स्क्वायर प्लस आई आर एम एस 2 का स्क्वायर. इसमें गाइस जो कंपोनेंट 1 है वो अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है विच इज √42 sin ओमेगा टी. एंड गाइस जो कंपोनेंट 2 है वो डायरेक्ट करंट का कंपोनेंट है विच इज 10 एम्पियर्स. सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो they have divided the current into two parts which are I1 and I2. तो यहां पे उन्होंने लिखा है I is equal to I1 plus I2, जिसमें guys I1 will be the alternating current. It will be √42 sin omega t. And guys I2 जो है वो डायरेक्ट करंट होगा which is equal to 10 amperes. अब guys जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए डायरेक्ट करंट का जो RMS वैल्यू होगा वो भी 10 एम्पियर्स ही होगा. लेकिन गाइस जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका पीक वैल्यू है √42 एम्पियर्स. हमें इस वैल्यू को √2 से डिवाइड करना होगा, तो इससे हमें आरएमएस वैल्यू मिलेगा ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट कंपोनेंट. लेट्स ऑब्जर्व दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस पीपल, सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज अल्टरनेटिंग कंपोनेंट एंड इसीलिए उसका आरएमएस वैल्यू विल बी गिवन बाय √42 अपॉन √2 विच इज इक्वल टू √21 एम्पियर्स. एंड गाइस क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट डायरेक्ट करंट का कंपोनेंट है उसका आरएमएस वैल्यू विल बी द सेम वैल्यू विच इज 10 एम्पियर. अब गाइस जो नेट आई आरएमएस हमें निकालना है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू आई आरएमएस 1 स्क्वायर प्लस आई आरएमएस 2 स्क्वायर. अब गाइस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बहुत ईजी कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा एज 11 एम्पियर्स. सो गाइस इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं. हमारा जो ओरिजिनल करंट है उसके टू कंपोनेंट्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट कंपोनेंट एंड डायरेक्ट करंट कंपोनेंट. जो अल्टरनेटिंग करंट कंपोनेंट का पीक वैल्यू है √42, उसको हमें √2 से डिवाइड करना है ताकि उसका आरएमएस वैल्यू मिल जाए. एंड गाइस जो डायरेक्ट करंट का कंपोनेंट है विच इज 10 एम्पियर्स, वही उसका आई आरएमएस होगा बिकॉज डायरेक्ट करंट चेंज नहीं होता.
गाइस ये दोनों कंपोनेंट्स का आरएमएस वैल्यू निकालने के बाद आपको नेट आई आरएमएस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है. आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू आई आरएमएस 1 स्क्वायर प्लस आई आरएमएस 2 स्क्वायर. With this, we have completed this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes, people. The fourth question of this chapter is as follows. A series LCR circuit is driven by 300 volts at a frequency of 50 Hz, consisting of a resistance of R equal to 3 kilo ohms, an inductor of inductive reactance XL is equal to 250 pi ohms, and an unknown capacitor. इसका मतलब गाइस रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, एक्सएल का वैल्यू दिया है और कैपेसिटर अननोन है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस टू मैक्सिमाइज द एवरेज पावर? गाइस इस क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है वो समझा देता हूं. गाइस इफ यू वांट मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड, तो आपका जो Z का वैल्यू है, यानी कि जो आपका इंपीडेंस का वैल्यू है, वो मिनिमम होना चाहिए. एंड गाइस इंपीडेंस का वैल्यू बिकम्स मिनिमम व्हेन XL बिकम्स इक्वल टू XC. गाइस एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एंड गाइस एक्ससी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी विच इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो जब एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू सेम हो जाती है तब हमारे जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, एंड इन दैट केस यू हैव मैक्सिमम पावर आउटपुट. सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत ही इजी सॉल्यूशन है. फॉर मैक्सिमम एवरेज पावर द कंडीशन इज XL इज इक्वल टू XC. अब गैस XL का वैल्यू उन्होंने दिया है एज 250 पाई, एंड गैस XC विल बी 1 अपॉन ओमेगा सी. गैस यहां पे ओमेगा की जगह आपको लिखना है 2 पाई f, वेर f इज द फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज. सो गैस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको कैपेसिटेंस का आंसर मिल जाएगा एज 4 माइक्रोफैरेडे. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, students, the fifth question of this chapter is as follows. A 0.07 Henry inductor and a 12 ohm resistor are connected in series to a 220 volts 50 Hz AC source. The approximate current in the circuit and the phase angle between the current and the source voltage are given by. कैसे इस क्वेश्चन में हमें करंट एंड फेज एंगल निकालना है, एंड इसके लिए आपको फेज एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए. गाइस दिस फॉर्मूला इज tan phi is equal to XL minus XC upon R. इसके अलावा गैस करंट निकालने के लिए आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए. करंट I is equal to V by Z, वेर गैस Z is the impedance. और impedance कैसे निकालना है हम पहले के क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं. द फॉर्मूला इज Z is equal to अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. इस क्वेश्चन में गैस हमें XC की वैल्यू 0 लेनी है because there is no capacitor. So let's observe the solution in the next slide. Yes, people. So we start this question by first finding the value of omega. इसके लिए guys हम फॉर्मूला यूज करेंगे omega is equal to 2 pi f. Guys फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज. इसको सब्स्टिट्यूट करके आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 100 pi हर्ट्ज. आफ्टर दिस विल फाइंड द वैल्यू ऑफ XL. गाइस XL के लिए फॉर्मूला होता है ओमेगा L, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको XL की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी एज 22 ohms. गाइस एक बार आपको XL की वैल्यू मिल गई तो अभी आप Z निकाल सकते हो. गाइस Z के लिए जो मास्टर फॉर्मूला है उसमें हमें XC का वैल्यू 0 लेना है, और ये फॉर्मूला हो जाता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. गाइस सब्स्टिट्यूट करके आपको Z का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है एज 25 ohms. इसके बाद गैस करंट निकालना बहुत आसान है. करंट I इज इक्वल टू V बाय Z. यहां पे वोल्टेज दिया था 220 वोल्ट्स, एंड गैस Z का वैल्यू हमने निकाला है 25 ohms. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट एज इक्वल टू 8.8 एम्पियर्स. इसके अलावा गैस क्वेश्चन में उन्होंने फेज एंगल भी निकालने के लिए बोला है, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R. गाइस यहाँ पे XC 0 है, और इसीलिए गाइस tan phi बिकम्स इक्वल टू XL अपॉन R. हम XL की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं एज 22 ohms, एंड गाइस R का वैल्यू दिया है 12 ohms. So basically tan phi will become equal to 22 upon 12, which eventually will become phi is equal to tan inverse of 11 by 6.
तो ये आपका फाइनल आंसर है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, students. The sixth question of this chapter is as follows. In a circuit consisting of a capacitance and a generator with alternating EMF, Eg is equal to Eg naught sine omega t. Vc and Ic are the voltage and current. What is the phasor diagram of this circuit? तो बेसिकली गाइस ये एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है. इसका हमें फेजर डायग्राम बनाना है. गाइस इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूं. गाइस जब सिर्फ कैपेसिटर होता है तो आपका जो करंट है इट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज. ये इसका मेन कंसेप्ट है. लेट्स ऑब्जर्व द आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस पीपल, तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, दिस इज द करेक्ट आंसर इन विच करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज. तो गाइस जब आपको फेजर डायग्राम बनाना है तो आपको यह देखना है कि वोल्टेज का इक्वेशन क्या है. गाइस द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज वाज Eg इज इक्वल टू Eg नॉट साइन ओमेगा टी. इसका मतलब गाइस जो हमारा वोल्टेज है उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस विल बी ओमेगा टी. इसके बाद गाइस हमारा जो करंट होगा वो वोल्टेज से आगे होगा बाय 90 डिग्रीज. यहां पे गाइस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्रीज आगे जाएंगे तो आपका करंट आ जाएगा IC. गाइस इसका रीजन बहुत सिंपल है. हमारे कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज. So this is the final answer. Now let's move ahead to the next question. Yes, people. The seventh question of this chapter is as follows. A series LCR circuit has resistance 5 ohms, inductance 20 millihenry, capacitance 0.5 microfarad, and it is connected across an AC supply of 250 volts having variable frequency. The power dissipated at resonance condition is. तो बेसिकली गाइस दिस क्वेश्चन इज अबाउट रेजोनेंस. मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ. गाइस एट रेजोनेंस XL बिकम्स इक्वल टू XC एंड इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो Z की वैल्यू है इट बिकम्स मिनिमम एंड दिस वैल्यू ऑफ Z बिकम्स इक्वल टू R. अब गाइस एक बार आपको Z की वैल्यू मिल गई तो आप पावर आराम से निकाल सकते हो. इन सच अ सिचुएशन द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द सर्किट विल बी इक्वल टू V² बाय R. ये आपका मेन फॉर्मूला होगा इन रेजोनेंस. सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस पीपल, तो जैसा आप यहां सॉल्यूशन में देख सकते हो दैट एट रेजोनेंस कंडीशन Z इज मिनिमम एंड दिस वैल्यू ऑफ Z बिकम्स इक्वल टू R. गाइस R का वैल्यू दिया है 5 ohms, तो इस क्वेश्चन में आपका Z का वैल्यू भी 5 ohms हो जाएगा. इसके बाद गाइस पावर का फॉर्मूला इज इक्वल टू V² बाय R, क्योंकि ऐसे केस में पावर इज डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इसका फॉर्मूला विल बी V² बाय R. गाइस यहाँ वोल्टेज दिया है एज 250 वोल्ट्स, तो बस आपको वैल्यूज डालनी है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ऑफ पावर डिसिपेटेड एज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻²² वॉट्स. इसी के साथ गाइस इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज AC voltage V is equal to 20 sine omega t volt of frequency 50 Hz is applied to a parallel plate capacitor. The separation between the plates is 2 mm and the area is 1 meter square. The amplitude of the oscillating displacement current for this applied AC voltage is. So basically guys this question is also about a pure capacitive circuit जिसमें हमारे को करंट निकालना है. So guys इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll have to use 3 formulas. The first formula will be of capacitance C. Guys ये फॉर्मूला होता है C is equal to epsilon naught A by D. एक बार गैस हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया तो उसके बाद हमें XC का वैल्यू निकालना होगा. गैस द वैल्यू ऑफ XC विल बी इक्वल टू 1/ωc. एंड गैस XC फाइंड आउट करने के बाद हम करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे एज करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस. और यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस के जगह पे हम XC यूज करेंगे बिकॉज दिस इज अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट. सो लेट्स ऑब्जर्व दिस मेथोडोलॉजी इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस पीपल, सो वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. आप यहाँ फॉर्मूला देख सकते हो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. कैसे इसमें एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. एक बार गैस हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया तो उसके बाद हम लोग गैस XC का वैल्यू निकालेंगे. आप यहाँ पे XC का भी फॉर्मूला देख सकते हो
एज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और गैस ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, वेर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। गैस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको XC का फाइनल आंसर मिल जाएगा एज 18 अपॉन 25 इंटू 10⁵ ओम्स। गैस एक बार आपको XC मिल गया तो उसके बाद करंट निकालना बहुत आसान है। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। और गैस इस क्वेश्चन में नेट रेजिस्टेंस विल बी ओनली XC, क्योंकि ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो सिर्फ कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, यानी कि आपको यहाँ पे XC का वैल्यू यूज करना है। Guys, after you substitute, you'll get the value of current as equal to 27.78 microamperes. इसी के साथ guys इस क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, students. The ninth question of this chapter is, in a LCR series circuit, a inductor of 30 millihenry and a resistance of 1 ohm are connected to a AC source of angular frequency 300 radians per second. The value of capacitance for which current leads voltage by 45 degrees is. Guys, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसमें हमें tan phi का फॉर्मूला यूज करना है। Guys, the formula for tan phi is equal to XL minus XC upon R. Guys, इसमें phi होता है फेज एंगल, लेकिन guys ये जो फॉर्मूला है ये आप तब यूज कर सकते हो when voltage is leading current. यहाँ पे guys रिवर्स दिया है, यहाँ पे दिया है that current is leading voltage. तो गाइस ऐसे केस में आपको फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। गाइस दिस फॉर्मूला विल बिकम tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। गाइस क्योंकि करंट लीड कर रहा है इसीलिए आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले लिखना होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस आप बाद में लिखोगे। तो गाइस जब भी आपको क्वेश्चन में आ जाए दैट करंट लीड्स वोल्टेज, तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला यूज करो tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन। तो गैस आप देख सकते हो कि यहां पे इन लोगों ने लिखा है tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। गाइस यहां पे फेज एंगल उन्होंने दिया था 45 डिग्रीज, बस वो सब्स्टिट्यूट किया है। इसके बाद के स्टेप्स में गैस हमें बस XC और XL का फॉर्मूला यूज करना है। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी एंड XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। गाइस बाकी के सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा एज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 10⁻³ फैराडे। गाइस इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर करंट लीड्स वोल्टेज तो ऐसे केस में tan phi बिकम्स इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स, द 10th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलने वाला है। सो गाइस द क्वेश्चन इज, इन अ सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट, if we change the value of resistance only from lower value to higher value, then which of the following options is correct? So guys इस क्वेश्चन में आपको मैं बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा एंड गाइस जो क्वालिटी फैक्टर है उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। सो गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑप्शन ए। ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम लोअर टू हायर वैल्यू, द बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट विल इंक्रीज। गाइस इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बैंडविड्थ का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं एंड उसके बाद हम इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करते हैं। गाइस द कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस इज, इट इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी वेयर द पावर लॉस इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। गाइस हमारे रेजोनेंस वाले कंडीशन पे पावर लॉस मैक्सिमम होता है। दिस इज बिकॉज जब रेजोनेंस होता है तो आपका जो पावर फैक्टर है यानी कि जो cos phi की वैल्यू है इट बिकम्स इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर यू हैव मैक्सिमम पावर लॉस एट रेजोनेंस। अब गाइस रेजोनेंस की कंडीशन में जो मैक्सिमम पावर लॉस होता है, अगर आप इसकी वैल्यू हाफ कर देते हो तो इस पे आपको दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलते हैं जहां पे ये पॉसिबल है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है इसको हम बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। एंड गाइस इसका जो फॉर्मूला है वो यहां दिया हुआ है। द बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू R बाय L। तो गाइस आप इस फॉर्मूला में देख सकते हो दैट बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसीलिए गाइस अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू लो से हाई कर दी तो आपका जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Students, the 11th question of this chapter is,
In a series LCR resonant circuit, the quality factor is measured as 100. If the inductance is increased 2 times and the resistance is decreased by 2 times, then the new quality factor after this change will be. कैसे पहले आपको क्वालिटी फैक्टर का मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला देखेंगे. लेट्स डू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वालिटी फैक्टर का कंसेप्ट बता देता हूं. कैसे क्वालिटी फैक्टर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और इंडक्टर डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस्ट अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इन वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन. इसका मतलब गैस हमारा जो कैपेसिटर या फिर इंडक्टर है वो कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है इन वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द एनर्जी लॉस्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन द सेम साइकिल ऑफ ऑसिलेशन. इस वैल्यू को गैस हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर. कैसे हमें ऑलरेडी पता है कि कैपेसिटर या फिर इंडक्टर के अक्रॉस नेट पावर लॉस जीरो होता है. कैसे जो भी पावर लॉस होता है वो अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो भी एनर्जी लॉस होता है वो अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है. इसीलिए गाइस यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर हमें बताता है कि एक साइकिल ऑफ ऑसिलेशन में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर या फिर इंडक्टर में, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द एनर्जी लॉस्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन द सेम साइकिल ऑफ ऑसिलेशन. और गाइस इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो आप सामने देख सकते हो. क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू XL बाय R. गाइस हमें पता है दैट XL का वैल्यू होता है ओमेगा L, तो इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हो दैट क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा L बाय R. अब गाइस इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अगर आपने XL का वैल्यू डबल कर दिया और आपने रेजिस्टेंस का वैल्यू हाफ कर दिया तो क्वालिटी फैक्टर का नया वैल्यू क्या होगा. तो गाइस काफ़ी ऑब्वियस है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. अगर आपने XL को डबल कर दिया और रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया तो आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो 4 टाइम्स हो जाएगा. और इसीलिए गाइस आपका फाइनल आंसर आता है 4 into 100 विच इज इक्वल टू 400. सो लास्ट में गाइस आपको बोलना चाहूंगा दैट क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है XL बाय R विच इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा L बाय R. और ये हमें ये बताता है कि एक ऑसिलेशन में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर या फिर इंडक्टर के अक्रॉस डिवाइडेड बाय कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस. With this, we have completed the explanation of this question. Let's move ahead to the next slide. Yes, students. The 12th question of this chapter is a step-down transformer connected to a AC main supply of 220 volts is made to operate a 11 volt 44 watts lamp. Ignoring power losses in transformer, what is the current in the primary circuit? कैसे हमें पता है दैट इन अ ट्रांसफॉर्मर वी हैव अ प्राइमरी सर्किट एंड अ सेकेंडरी सर्किट. अब गैस क्योंकि यहाँ पे दिया है दैट वी हैव टू इग्नोर ऑल पावर लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट पावर इनपुट इनटू द प्राइमरी सर्किट विल बी इक्वल टू द पावर आउटपुट फ्रॉम द सेकेंडरी सर्किट. अब गैस जो इनपुट पावर होगा उसका सिंपल फॉर्मूला होगा Vp इंटू IP. और गैस यही पावर होगा इक्वल टू आउटपुट पावर which has been given as 44 watts. तो इसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये स्टूडेंट्स, तो आप यहां सॉल्यूशन में देख सकते हो दैट इन लोगों ने भी सेम कंसेप्ट यूज किया है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर. गैस इनपुट पावर इन द प्राइमरी सर्किट विल बी Vp इंटू IP एंड गैस आउटपुट पावर विल बी Vs इंटू IS. इन लोगों ने गाइस एक्चुअली IS कैलकुलेट किया है, पर आपको वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों ने आउटपुट पावर डायरेक्टली दिया है एज 44 वॉट्स. तो आप डायरेक्टली Vs इंटू IS के जगह 44 वॉट्स लिख सकते हो. गाइस Vp का वैल्यू दिया है 220 वोल्ट्स. इसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको IP का वैल्यू मिल जाएगा एज 0.2 एम्पियर्स. इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 13. स्टूडेंट्स, the 13th question of this chapter is based on charging of capacitor. Guys, the question is, a capacitor of capacitance 1 microfarad is suddenly connected to a battery of 100 volts through a resistance of R equal to 100 ohms. इसका मतलब गाइस ये एक RC सर्किट होने वाला है. Guys, the question is, the time taken for the capacitor to be charged to get 50 volts is. सो गैस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच इज Q इज इक्वल टू Q नॉट इन टू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाय RC.
अब गैस इस क्वेश्चन में क्योंकि वोल्टेज दिया है तो हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लेंगे एंड दिस फॉर्मूला विल बिकम V इज इक्वल टू V नॉट इन टू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। गैस इसमें हम वैल्यूज डालेंगे और हमें t का वैल्यू मिल जाएगा विच इज द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू गो फ्रॉम 0 वोल्ट टू 50 वोल्ट। सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां देख सकते हो द फॉर्मूला फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। गाइस यहाँ पे जो V नॉट है वो सप्लाई वोल्टेज होता है, यानी कि ये वो वैल्यू है जो कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज होगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब गाइस हमारे को यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। यहाँ पे गाइस जो V है उसका वैल्यू इज 50 वोल्ट्स। उन्होंने कहा है वो टाइम निकालो जब कैपेसिटर का वोल्टेज 50 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब गाइस आपको यहाँ पे V के जगह 50 वोल्ट सब्स्टिट्यूट करना है। गाइस V नॉट है सप्लाई वोल्टेज विच इज 100 वोल्ट्स। कैसे सब्स्टिट्यूट करके आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो आप बॉटम पे देख सकते हो, 2 इज इक्वल टू ई रेस टू टी बाय आर सी। अब गाइस विल टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, जिसके बाद आपको log ऑफ 2 टू द बेस e यानी कि ln ऑफ 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी विच इज 0.69। गाइस ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको टाइम मिल जाएगा एज 0.69 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 सेकेंड्स। सो गाइस इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये है कि जब भी आप कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटर चार्ज होता है, और गाइस ये कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए टाइम लगता है, और उसके लिए फिर वो एक मास्टर इक्वेशन है V इज इक्वल टू V नॉट इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। इस क्वेश्चन में आपको V का वैल्यू लेना है 50 वोल्ट्स, V नॉट का वैल्यू लेना है 100 वोल्ट्स, और गाइस R और C का वैल्यू दिया है, इसको यूज करके आप टाइम निकालते हो। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, students. The 14th question of this chapter is an inductor of 10 millihenry is connected to a 20 volt battery through a resistance of 10 kilo ohms and a switch. After a long time, when maximum current is set up in the circuit, the current is switched off. Now, what is the current in the circuit after 1 microsecond? तो guys बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डीके ऑफ करंट थ्रू एन इंडक्टर। Guys, decay of current through an inductor can be understood by understanding the formula I is equal to I naught into e raised to minus RT by L. Guys, इसमें जो I naught है वो होता है maximum current in the inductor at the time when the decay of current starts. Guys, यहाँ पे आप I naught की वैल्यू निकाल सकते हो by using the formula I naught is equal to V naught by R. यहाँ पे V naught होगा 20 volts and guys R has been given as 10 kilo ohms. So let's look at the solution of this question in the next slide. Yes, students. Last question was about the growth of charge across a capacitor, and this question is about decay of current through an inductor. Guys, इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, I is equal to I naught into e raised to minus RT by L. गाइस यहाँ पे I नॉट होता है मैक्सिमम करंट, और उसके लिए भी काफ़ी आसान फॉर्मूला है। मैक्सिमम करंट I नॉट विल बी इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। गाइस इस क्वेश्चन में वोल्टेज का वैल्यू हैज़ बिन गिवन एज 20 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस हैज़ बिन गिवन एज 10 किलो ओम्स यानी कि 10 इंटू 10 रेज टू 3 ओम्स, एंड गाइस द वैल्यू ऑफ L हैज़ बिन गिवन एज 10 मिली हेनरी यानी कि 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 हेनरी। गाइस ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको करंट का आंसर आ जाएगा एज इक्वल टू 74 अपॉन 100 मिली एम्पियर। So guys, with this we have completed this question as well. Now let's move ahead to the next question. Yes people, the 15th question of this chapter is, for the given circuit, comment on the type of transformer used. तो guys हमें इस सर्किट को देख के ये बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। गाइज ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बस आपको एक कंसेप्ट यूज़ करना है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको आउटपुट पावर दिया है एज 60 वॉट्स एंड आउटपुट करंट दिया है एज 0.11 एम्पियर। तो गाइज आपको बस एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू VS इंटू IS। गाइज यहाँ पे IS का वैल्यू दिया है 0.11 एम्पियर, आउटपुट पावर दिया है 60 वॉट्स,
इसको यूज़ करके आप Vs की वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार गाइज आपको सेकेंडरी वोल्टेज मिल गया तो आपको चेक करना है कि क्या ये सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा है या फिर कम है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आती है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और अगर ये वैल्यू कम आती है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस गाइस, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ट्रांसफार्मर में दो टाइप के सर्किट होते हैं, प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। तो यहाँ पे गाइस जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था उसमें उन्होंने हमें सेकेंडरी सर्किट का जो पावर है वो दिया है 60 वॉट्स एंड सेकेंडरी करंट दिया है 0.11 एम्पियर। तो मुझे बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है दैट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, और इससे मेरे को वोल्टेज मिल जाएगा एज इक्वल टू पावर अपॉन करंट। तो अब यहाँ देख सकते हो कि V2 इज इक्वल टू P अपॉन IL विच इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.11, एंड इसको सॉल्व करके हमें जो सेकेंडरी वोल्टेज है यानी कि जो V2 है उसका वैल्यू मिल जाएगा 545.45 वोल्ट्स। अब गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो प्राइमरी वोल्टेज था वो था 220 वोल्ट्स, और ये सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा आया है, इट इज़ ऑफ हायर वैल्यू विच इज़ 545.45 वोल्ट्स। तो गाइस जब भी आपका सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, students. The next question of this chapter is a transformer consisting of 300 turns in the primary and 150 turns in the secondary gives output power of 2.2 kilowatts. If the current in the secondary coil is 10 ampere, then the input voltage and the current in the primary coil are. Guys, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 to 3 सिंपल कंसेप्ट्स यूज करने हैं। गाइस द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि यहाँ पे आउटपुट पावर दिया है। गाइस आउटपुट पावर इज इक्वल टू Vs इंटू IS। यहाँ पे गाइस आउटपुट पावर इज 2.2 किलोवाट्स, एंड गाइस जो IS है यानी कि करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वो दिया है 10 एम्पियर। तो इसको यूज करके आप Vs की वैल्यू निकाल सकते हो विच इज वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। गाइस ये वैल्यू मिलने के बाद आपको सेकेंड कंसेप्ट यूज करना है, एंड दिस कंसेप्ट इज N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। गाइस इसमें N1 होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, N2 होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, V1 होगा प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज यानी कि इनपुट वोल्टेज, एंड V2 होगा सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज। इससे गाइस आपको इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर यू गेट द वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज यानी कि प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, then you have to use this concept that there is no power loss across the transformer। यानी कि guys input power will be equal to output power। तो आप लिख सकते हो that Vp into IP is equal to Vs into IS, एंड इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको IP की वैल्यू मिल जाएगी यानी कि करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो लेट्स ऑब्जर्व द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, तो आप यहां देख सकते हो दैट इन द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ आउटपुट पावर। दिस फॉर्मूला इज आउटपुट पावर इज इक्वल टू V2 इंटू I2। इसको आप Vs इंटू IS भी बोल सकते हो। यहाँ पे गाइस जो I2 है वो है करंट इन द सेकेंडरी कॉइल एंड इट हैज़ बिन गिवन एज 10 एम्पियर, एंड गाइस जो आउटपुट पावर है इट हैज़ बिन गिवन एज 2.2 किलोवाट्स। तो आप उसको लिख सकते हो 2.2 इंटू 10⁻³ कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 220 वोल्ट्स। कैसे जो V2 है दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। इसके बाद गाइज आपको नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला जो आप यहां देख सकते हो, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। गाइज यहाँ N1 होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल विच आर 300, N2 होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल विच आर 150। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ऊपर जो हमारा V2 का वैल्यू आया है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, वो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड गाइस इससे हमें इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दिस आंसर कम्स आउट एज 440 वोल्ट्स। एक बार गाइस आपको इनपुट वोल्टेज मिल गया तो उसके बाद आपको अभी ये कंसेप्ट यूज करना है दैट देयर इज नो पावर लॉस अक्रॉस द ट्रांसफॉर्मर। यानी कि गाइस इनपुट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा Vp इंटू IP इज इक्वल टू Vs इंटू IS। इसी को गाइस इन्होंने रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा है एज V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1।
इसमें गैस हमारे को बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। V2 आपका होगा 220 वोल्ट्स जो कि सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है। V1 होगा प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज विच इज़ 440 वोल्ट्स। गैस आपका जो I2 है वो होगा सेकेंडरी कॉइल का करंट विच इज़ 10 एम्पियर। ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको प्राइमरी कॉइल का करंट मिल जाएगा एज 5 एम्पियर्स। सो इसी के साथ गैस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, students. The 17th question of this chapter is an inductor of 20 millihenry, a capacitor of 100 microfarad, and a resistance of 50 ohms are connected in series across an EMF V is equal to 10 sin 314t. What is the power loss across the circuit? Guys, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए गाइस फॉर्मूला होगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। इसमें गाइस एक्सएल होगा ओमेगा एल एंड एक्ससी होगा 1 ओमेगा सी। इस क्वेश्चन में गाइस ओमेगा की वैल्यू इज 314 क्योंकि गाइस साइन ओमेगा टी होता है और यहाँ ओमेगा के जगह पे 314 मेंशन किया गया है। गाइस वंस वी फाइंड जेड, उसके बाद हमें पावर लॉस निकालने के लिए एक मास्टर फॉर्मूला यूज करना होगा। पावर लॉस इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। गैस कॉस फाई के जगह हम लिख देंगे आर बाय जेड एंड गैस आई आर एम एस के जगह हम लिख देंगे वी आर एम एस अपॉन जेड। इसके बाद गैस ये फॉर्मूला हो जाता है पावर लॉस इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर इंटू आर होल डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। इन्हीं सब चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, पहले हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। इसके बाद गैस यहाँ पे हम एक्सएल के जगह ओमेगा एल लिखेंगे एंड एक्ससी के जगह 1 ओमेगा सी लिख देंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड एज इक्वल टू 56 ओम्स। गैस ये वैल्यू आने के बाद आपको पावर लॉस का फॉर्मूला लिखना होगा। गैस पावर लॉस के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, मैंने एक मास्टर फॉर्मूला याद किया हुआ है। दिस फॉर्मूला इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। गाइस आई आर एम एस के जगह आप लिख दो वी आर एम एस बाय जेड एंड कॉस फाई के जगह हम लिखते हैं आर बाय जेड। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका पावर लॉस का फॉर्मूला हो जाता है वी आर एम एस अपॉन जेड होल स्क्वायर इंटू आर, और यही चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है। हमें बस गाइस वी आर एम एस की वैल्यू डालनी है। गाइस यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकती है, काफ़ी बच्चे वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ पे देख के 10 वोल्ट्स डाल देंगे, बट गाइस यहाँ पे जो ये 10 वैल्यू है ये पीक वैल्यू होती है। वी आर एम एस निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड बाय रूट 2 करना है। तो गाइस यहाँ वी आर एम एस में आप लिखोगे 10 बाय रूट 2, जेड की वैल्यू है 56 एंड गाइस आर की वैल्यू है 50 ओम्स। ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको पावर लॉस मिल जाएगा एज 0.79 वॉट्स। इसी के साथ गाइस ये 17th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, students, the 18th question of this chapter is the potential differences across the resistance, capacitance and inductance are 80 volts, 40 volts and 100 volts respectively in a LCR series circuit. The power factor of this circuit is, guys देखो पावर फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R by Z, cos phi is equal to R by Z. guys यहाँ पे रेजिस्टेंस और Z का वैल्यू डायरेक्टली दिया नहीं है बट इनडायरेक्टली दिया है। Guys, we know that Z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। अब गैस यहाँ पे एक्सएल, एक्ससी और आर के जगह पे हमें बस उनका रिस्पेक्टिव वोल्टेज ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है। तो यहाँ पे गैस हम रेजिस्टेंस के जगह पे रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको लिखेंगे। हमारे एक्सएल के जगह पे इंडक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको लिखेंगे एंड गैस एक्ससी के जगह पे कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन दिस क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई विच इज इक्वल टू आर बाय जेड। गाइस यहाँ आर के जगह हमें लिखना है वी आर विच इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। जेड के जगह गाइस हमें फॉर्मूला लिखना है अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। गाइस यहाँ पे हम बस एक सिंपल कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि बिकॉज द करंट इज सेम इन द LCR सर्किट, इसीलिए हम रेजिस्टेंस या फिर एक्सएल या फिर एक्ससी के जगह पे रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं।
सो गाइस वंस यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज आपको इजीली आंसर मिल जाएगा एज 0.8. With this we have completed this question. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, the 19th question of this chapter is super interesting. Guys, the question is, a series LCR circuit containing 5 Henry inductor, 8 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to a 230 volts variable frequency AC source. The angular frequencies of the source at which power transferred to the circuit will be half of the power at resonant angular frequency. Guys, थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था अबाउट बैंडविथ. Guys, bandwidth is the difference in frequencies at which the power in the circuit is exactly half of the maximum power. तो guys ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है. Guys, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी. और guys इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. एक बार गैस हमने रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दी तो इस वैल्यू के अंदर हमें प्लस माइनस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2 करना होता है. गैस आपको बैंडविड्थ का फॉर्मूला याद दिलवा देता हूँ. बैंडविड्थ बीटा इज इक्वल टू R/L. तो गैस जब आप बैंडविड्थ को डिवाइड बाय 2 करोगे आपको मिलेगा R/2L. आपको ये जो R/2L की वैल्यू है ये प्लस माइनस करनी है इन द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. So this is the concept of this question. Let's look at the solution in the next slide. Yes people. तो guys जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो सबसे पहले हम रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे. guys ये वैल्यू है ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC. guys इसका आंसर आता है 50 रेडियंस पर सेकेंड. इसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा करना है. एंड गाइस ये जो डेल्टा ओमेगा है ये बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2 होता है. और गाइस ये वैल्यू आता है R/2L. इसमें गाइस आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 4 रेडियंस पर सेकेंड ऑफ डेल्टा ओमेगा. इसके बाद गाइस आपको 50 के अंदर प्लस माइनस 4 करना है तो आपको दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगे. वन विल बी 50 + 4 विच इज़ 54 एंड द अदर विल बी 50 - 4 विच इज़ 46. गाइस ये वो दो फ्रीक्वेंसीज हैं जहाँ पे आपका पावर इन द सर्किट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर. एंड गाइस हमें पता है कि ये जो मैक्सिमम पावर है वो हमें रेजोनेंस के कंडीशन में मिलता है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. Yes students, the 20th question of this chapter is, a series LR circuit is connected to a battery of EMF V. If the circuit is switched on at t is equal to 0, then the time at which the energy stored in the inductor reaches 1/n times its maximum value. तो गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हमें ग्रोथ ऑफ करंट अक्रॉस एन इंडक्टर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. गाइस दिस फॉर्मूला इज I is equal to I0 into inside the bracket 1 minus e raised to minus RT by L. अब गाइस यहाँ पे उन्होंने दिया है that the energy stored is 1/n times the maximum value. गाइस एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ Li². तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू I². अब गाइस क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया है दैट एनर्जी स्टोर्ड इज 1/n टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट I² इज इक्वल टू 1/n टाइम्स I0². गाइस I0² होगा मैक्सिमम करंट का स्क्वायर. गाइस क्योंकि उन्होंने एनर्जी का रेशो दिया है एज 1/n, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो करंट का स्क्वायर का रेशो होगा वो भी 1/n होगा बिकॉज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू I². सो इन अदर वर्ड्स गाइस यहाँ पे उन्होंने I²/I0² का वैल्यू दिया है एंड दिस इज इक्वल टू 1/n. अब हम बस फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. लेट्स ऑब्जर्व दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस पीपल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया एनर्जी का रेशो 1/n था, इसीलिए I²/I0² का जो वैल्यू है वो भी 1/n होगा क्योंकि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू I². तो गाइस ये जो I²/I0² है इसी का वैल्यू होता है 1 minus e raised to minus RT by L होल स्क्वायर. और इसीलिए यहाँ स्टेप नंबर 1 में लिखा है 1 minus e raised to minus RT by L होल स्क्वायर इक्वल टू 1/n. अब गाइस अगले स्टेप में हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे
थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आपको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा e रेज टू माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू अंडर रूट एन माइनस वन अपॉन अंडर रूट एन। अब गैस क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो नाउ वी विल टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। एक बार गैस आप दोनों तरफ लॉगरिथम ले लोगे तो आपको लॉगरिथम के सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करने हैं। गैस द पावर इनसाइड द लॉगरिथम विल कम आउटसाइड एंड इसके अलावा गैस अगर लॉगरिथम के बाहर माइनस साइन है तो लॉगरिथम के अंदर का जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। गैस ये दो प्रॉपर्टी यूज करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा टाइम इज इक्वल टू एल बाय आर लॉन ऑफ अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन। With this, guys, we have completed this question as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students, the 21st question of this chapter is a theoretical question जिसमें concept काफ़ी clear हो जाएगा. So guys, this is a match the following question and we'll start with the first column. Guys, यहाँ पे जो first question है, it is the phase difference between current and voltage in a purely resistive AC circuit. तो गैस हमें पता है कि अगर सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट होगा यानी कि अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो। तो इसका मतलब गैस यहाँ पे जो ए है उसका आंसर होगा 2 विच इज इक्वल टू 0। इसके बाद गैस जो बी है उसके अंदर दिया है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। गैस हमें पता है कि जब सिर्फ इंडक्टर होता है तो उस केस में वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब गैस हमारा जो बी वाला ऑप्शन है उसका आंसर होगा 3 यानी कि फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2 एंड करंट लैग्स वोल्टेज। गैस आपको ये ध्यान में रखना है दैट इंडक्टर में वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय 90 डिग्रीज। अब गैस जो सी वाला ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। इन दिस दे आर आस्किंग अस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। गैस हमें पता है कि अगर सिर्फ कैपेसिटर होगा तो उस केस में करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज एंड इसीलिए गैस सी का आंसर इज 1 विच इज द फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2 एंड करंट लीड्स वोल्टेज। एंड फाइनली गैस जो डी है उसमें दिया है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ एलसीआर सीरीज सर्किट। गैस इसके लिए हमारे को पता है कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला है tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। गाइस मैंने आपको पहले भी समझाया है अगर आप फेज डिफरेंस निकाल रहे हो इन विच करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज तो उस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना है tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R यानी कि गाइस फेज डिफरेंस हो जाएगा phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC माइनस XL अपॉन R। दैट मीन्स ये जो D है उसका आंसर होगा 4। इसी के साथ गाइस ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Yes students, the last question of this chapter is an electrical power line having a total resistance of 2 ohms delivers 1 kilowatt at 220 volts. The efficiency of the transmission line is approximately how much percentage? कैसे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। कैसे यहाँ पे जो पावर डिलीवर्ड है वो दिया है एज 1 किलोवाट्स एंड कैसे वोल्टेज भी दिया है एज 220 वोल्ट्स। कैसे हमें पता है दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अब गैस यहाँ पावर दिया है वोल्टेज दिया है तो आप करंट निकाल सकते हो। कैसे एक बार आपको करंट मिल गया तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर पावर लॉस होगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो एज पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब गैस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको पावर लॉस मिल गया तो उसके बाद आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ये एफिशिएंसी एग्जैक्टली कैसे निकालनी है ये मैं आपको अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां फर्स्ट लाइन में देख सकते हो द पावर डिलीवर्ड हैज बीन गिवन एज 1 किलोवाट्स विच इज इक्वल टू 1000 वॉट्स एंड गैस वोल्टेज डिलीवर्ड इज 220 वोल्ट्स। अब गैस हमें पावर का फॉर्मूला पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई एंड इसको यूज करके आप आई यानी कि करंट निकाल सकते हो एज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। गैस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। गैस वंस यू हैव करंट आप पावर लॉस अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन यानी कि पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। गैस आई की जो वैल्यू है वो ऊपर से सब्स्टिट्यूट करो एंड आर की वैल्यू इज 2 ohms
एंड ये यूज करके आपको पावर लॉस मिल जाएगा एज 41.32 वॉट्स। गाइस यहाँ पे हमने बस पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई ये फॉर्मूला यूज किया एंड उसके बाद पावर लॉस का फॉर्मूला यूज किया एज आई स्क्वायर आर। गाइस एक बार आपको पावर लॉस मिल गया तो उसके बाद आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड अपॉन टोटल पावर इनटू 100। तो गाइस यहाँ पे जो पावर डिलीवर्ड है वो है 1 किलोवाट्स यानी कि 1000 वॉट्स। एंड गाइस जो टोटल पावर होता है यानी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो जो टोटल पावर है इट इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड प्लस पावर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो इसीलिए गाइस यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है P प्लस पी लॉस। गाइस पावर डिलीवर्ड है 1000 एंड गाइस पावर लॉस है 41.32 और इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाता है 1000 प्लस 41.32। गाइस यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी एज 96%। सो गाइस इन समरी आपको पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई ये फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद गाइस पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एंड फाइनली गाइस एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू पावर डिलीवर्ड अपॉन टोटल पावर इंटू 100। एंड गाइस ये टोटल पावर होता है पावर डिलीवर्ड प्लस पावर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इसी के साथ गाइस ये फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई हैड अ लॉट ऑफ फन टीचिंग यू दिस एंटायर चैप्टर एंड आई होप you also enjoyed the same. So I'll see you in the next video.